हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हम बाकी टॉपिक कर चुके हैं। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसका एक छोटा सा कारण था। इससे पहले मैं आपको तैयारी करा रहा था। वो बुक जो थी उसमें दिल्ली सल्तनत जो था मुझे अच्छा नहीं लगा, उससे मैं ही सेटिस्फाई नहीं था, तो आप कैसे होंगे। इसलिए मुझे बुक चेंज करनी पड़ी। मैंने इसे अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो देखते हैं आज हम अपनी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली देखिए, दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले मैं ब्रश का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हमें मध्यकालीन भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अचानक से तो बन नहीं गई होगी। उसका भी कुछ रीज़न होगा, कुछ कारण होगा, कैसे बनी, कौन कौन से इस पर शासक आए, कब दिल्ली शासन का जो वास्तविक संस्थापक था या संस्थापक था जो कैसे बना। तो उसके लिए हम भारत का मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। देखिए, भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। सन क्या थी? 712 ईस्वी। कहाँ पे? सिंध में। सिंध का राजा उस समय कौन था, ये भी पूछा जाता है, तो दाहिर था। इसे आप याद रखेंगे। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। ठीक है। इनका जो प्रमुख उद्देश्य जो था, धन लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन तुगलक ना समझ लेना, वो अलग है, पागल बादशाह जिसे बोलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त कर भारत से वापस लौट गया था। इसके बाद जो था हमारा महमूद गजनी। महमूद गजनी को जो है मोहम्मद गजनवी भी बोलते हैं। महमूद गजनवी, महमूद गजनी या मोहम्मद गजनवी, ये तीनों नाम इसी के हैं, इसी को बोलते हैं। जो महमूद गजनवी था, इसके पिता जो थे सुबुतगीन थे। ठीक है। इसका जन्म 971 में हुआ था। और ये गजनी, महमूद गजनी जो था 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसका पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। 17 बार इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत का लूटना। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, 17 बार अफगानिस्तान से आके पूरी सेना लाके इसने भारत को लूटा, तो भारत में कितना धन होगा। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। ठीक है। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। और जो सोमनाथ का आक्रमण इसने किया था 1025 में, उस समय देखिए 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। इससे आप ये अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए उस समय के हिंदुओं की स्थिति कैसी होगी। जो मुस्लिम शासक आते थे, आक्रमण करते थे, मारते थे। बताइए, 50,000 हिंदुओं का इसने कत्ल कर दिया। सोमनाथ पर आक्रमण किया था उस समय। महमूद गजनवी का जो भारत में अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1030 में। बस, इससे ज़्यादा नहीं आता। इसके टाइम पीरियड में कुछ प्रमुख जो लेखक थे वो पूछ लिए जाते हैं। तो अलवर्नी, फिरदौसी, फारूकी। शाहनामा जो है वो फिरदौसी ने लिखा है, और किताब उल हिंद जो थी अलवर्नी ने लिखी है। इसके बाद मोहम्मद गौरी आते हैं। ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी आते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसने मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण जो किया था 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर किया था। पाटन के शासक कौन थे? भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को इन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया था और ये भाग गया था देश छोड़ के। इसके बाद ये फिर वापस आया। वापस आने के बाद इसने कौन सा युद्ध लड़ा? इसमें 1194 दे रखा है, मगर इसने 1191 में लड़ा था तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा लड़ा था? तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने बहुत बुरी तरह, पृथ्वीराज चौहान जो हमारे थे, उन्होंने इसे बहुत बुरी तरह हराया। भाग गया ये गजनी। उसके बाद 1191 हो गया। 1192 में, एक साल बाद, फिर से आया वापस अपनी सेना लेके। फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा उसमें। इसमें उल्टा हो गया। क्यों हो गया? ये जो जयचंद थे,
इनकी एक बेटी हुआ करती थी उस समय, इसका नाम संयोगिता था शायद, मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग चेक कर लें एक बार। तो उससे पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय थे उन्होंने शादी कर ली थी, इसलिए उससे खिलाफ रहते थे, उससे बहुत चिढ़ते थे। तो इन्होंने गौरी की मदद की थी, पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। 1192 में उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ही गजनी ले गया, अफगानिस्तान जो वर्तमान। उसके बाद की ये घटना है जो यहाँ पे दी गई है, 1194 में जयचंद और गौरी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इसने हरा दिया, जयचंद को भी हरा दिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, इसके बाद से हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। तो इतना जानना बहुत ज़रूरी था, ये उस बुक में दिया हुआ नहीं था, इस वजह से बुक चेंज करनी पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं। 1206 से ये स्टार्ट हो गई है और 1526 तक चली है। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो लिखा है ये गुलाम वंश का टाइम पीरियड है। 1526 तक चलिए, पानीपत के प्रथम युद्ध तक, इब्राहिम लोदी तक। तो इसे याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। वंश की बात करते हैं, सबसे पहले गुलाम वंश आता है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक। ठीक है, तुगलक के बाद आता है सैयद, सैयद के बाद लोदी, लोदी वंश आता है। तो ये बेसिकली यही वंश है और क्रम से कभी कभी पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता है, मगर याद रखेंगे, आगे हम देख भी लेंगे। बात करते हैं गुलाम वंश की। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 ये चला था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ठीक है, और ये जो था गौरी का गुलाम था। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी ये ऊपर मैंने बताए थे, इनका गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इसकी दिल्ली थी गौरी की, इसने लाहौर बना ली, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, जो हम आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। ये बहुत दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर दी। ठीक है, याद रखेंगे। कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसकी नींव इन्होंने डाली, उसे पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद उसकी जो रिपेयरिंग थी, मरम्मत थी, वो आगे देखेंगे हम, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नालंदा जो विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये कौन था? ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम सा हुआ, इसकी हत्या कर दी गई। कब? 1211 में। किसने की? इल्तुतमिश ने। ये जो पहले के जो वंश चलते थे, ये एक दूसरे को मार काट करके ही चलते थे। चाचा भतीजे को मार रहे हैं, पिता पुत्र पिता को मार रहे हैं, कैद कर रहे हैं, सारा कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। एकता प्रणाली इसने चलाई और इसी को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए, आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो संस्थापक, ठीक है, तो कौन होगा? ऐबक। और अगर आ जाए वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। याद रखेंगे आप लोग ये बात। ठीक है, और इसने क्या काम किया था? इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान चहलगामी के नाम से, या तुर्क चहलगामी या 40 दल, सारा कुछ बोला जाता था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। कौन कौन से थे? अभी बता रहे हैं कौन कौन से थे। एक तो चांदी के सिक्के थे, इन्हें टका बोला जाता था। ठीक है, तांबे के सिक्के थे, उन्हें जीतल कहा जाता था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टंका और जीतल किसने चलाए थे?
इल्तुतमिश तुर्क था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो वो बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, यूपी का एक जिला है बदायूं, वहाँ का ये गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया था, इसलिए इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। इससे पहले किसी ने नहीं ली थी, तो ये प्रथम थे। आगे देखते हैं। भारत का पहला मकबरा जो निर्मित हुआ था, इसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। किसने? चंगेज खान ने। पूछ लिया जाता है। इसकी मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। इसके बाद गद्दी पे इनके पुत्र थे रुकनुद्दीन फिरोज, वो बैठे, वो अयोग्य थे, शासन की बागडोर वो नहीं संभाल पाते थे, उनकी माँ संभाल देती। तुर्की के अमीरों ने इसे गद्दी से हटा दिया। उसके बाद बैठी रजिया सुल्तान। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, पहली मुस्लिम शासिका, पर्दा प्रथा का अंत किसने किया? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही ये पर्दा प्रथा का इन्होंने अंत किया और पहली मुस्लिम शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। मगर आप जानते हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि राजकाज की बागडोर जो है वो कोई एक महिला संभाले। और मुगल ये जो काल चल रहा था, टाइम पीरियड, दिल्ली सल्तनत, इस समय वैसे भी महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। मुगल काल में फिर भी थोड़ी ठीक थी, इस समय तो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इस वजह से लोग नहीं चाहते थे कि एक महिलाओं को कमज़ोर ही समझा जाता था। इस वजह से इसको नहीं चाहते थे। इस वजह से क्या हुआ, इसने शादी अल्तुनिया से कर ली और इसकी हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई। इसीलिए गाना भी बनाया, रजिया गुंडों में फंस गई। हकीकत बात है, इसे डाकुओं ने ही मारा था, इसीलिए वो गाना शायद किसी ने बनाया होगा। इसके बाद गद्दी पर बैठे थे 1246 में नासिरुद्दीन महमूद। ये टोपी सीकर अपना जीवन जीते थे। नासिरुद्दीन महमूद को बलबन नहीं बैठाया था और बलबन ने इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, तो एक प्रकार से ये बलबन के दामाद हो गए थे। 1265 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बलबन बने उत्तराधिकारी। बलबन ने सबसे पहला काम तो ये किया था, जो चालीसा दल था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये भी चालीसा दल का ही सदस्य था। और उस समय जो था, चालीसा दल की पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वो सत्ता को भी पलट सकते थे, इससे सारी जानकारी थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वही हटा दिए चालीसा दल। आगे देखते हैं क्या था। इसका वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। ठीक है, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, जो चालीसा दल बनाया था इल्तुतमिश से, उसका ये सदस्य था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। जो मैंने बताया, चालीस का संगठन विनाश कर दिया, सिजदा और पैवोस की प्रथा चलाई। सिजदा जो होता था, सुल्तान के आगे झुककर प्रणाम करते थे। अब पैवोस में उसके पैरों को चूमते थे होंठों से। ठीक है, इसने एक त्यौहार चलाया नवरोज, जो अभी न्यू ईयर हम बोल सकते हैं, वो था। ठीक है, इसको नासिरुद्दीन महमूद ने एक उपाधि दी थी, उलंग खां या उलूग खां, दोनों में से कोई भी आ जाए आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसको उपाधि इसके दामाद ने दी थी, नासिरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि जो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। इसने एक नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त, या रक्त एवं लौह भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर था, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अब इसके बाद दूसरा वंश शुरू होता है, खिलजी वंश। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक कौन सा वंश रहा, तो खिलजी वंश। मगर ये रहा कम था, इसने आतंक बहुत मचाया। अब देख सकते हैं 90 से 20 तक रहा था, 30 वर्ष तक इसका शासनकाल था, मगर आतंक इसने बहुत मचाया। इसका जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बहुत तगड़े माने जाते हैं। उनकी जो बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली थी बहुत खतरनाक मानी जाती है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में फिरोज खिलजी, आई थिंक फिरोज खिलजी नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है मुबारक शाह खिलजी था, मुझे याद है मुबारक खिलजी ऐसे ही कोई था। ये मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। इसके संस्थापक फिलहाल एक सेकंड में कंफर्म ही कर लेता हूँ।
मुझे इस पर डाउट हो रहा है। नहीं, ये सही है बिल्कुल, मगर थोड़ा सा इसमें जुड़ा हुआ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा है, फिरोज नहीं पढ़ा था शायद, इसी वजह से मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी। क्लियर हो गई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में कर दी गई उसके भतीजे द्वारा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। अलाउद्दीन के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है अली तथा गुरशाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था इसने रखी। एकता प्रथा जो अभी चालू हुई थी इससे पहले, उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और सिक्कों पर इन्होंने तारीख लिखने की प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी। और ये जो इसकी व्यवस्था थी बाजार नियंत्रण, ये बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जाती। इसने क्या बोला था, अगर बाजार में कोई किसी भी चीज़ या सामान को कम दे रहा है, जैसे किसी ने 100 ग्राम चीज़ कम दी, तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लिया जाए। ये इसने आदेश दिए थे। अगर कोई 1 किलो कम दे रहा है तो उसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल लिया जाए। तो ये इसकी व्यवस्था थी। अब बताइए, कोई 100 ग्राम चीज़ कम करके अपनी बॉडी से इतना मांस निकलवाएगा? इस वजह से बहुत अच्छी चल रही थी, बेईमानी ख़त्म ही हो गई थी बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, इसका नाम था मलिक कफूर। इसी के द्वारा इसे मारा गया था बाद में, वो बात की बात है। मलिक कफूर, इसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इन्होंने खरीदा था। 1000 दीनार देके इसको खरीदा गया था। दक्षिण की जो विजय थी इसी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण की विजय थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सेनापति था मालिक कफूर। इसी ने इसको इसके खाने में जहर देके इसे मार दिया था। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इन्होंने आरंभ की थी। और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह से। वो रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए, जो पद्मावती के नाम से विख्यात थी, उस समय की बहुत ज़्यादा विश्व सुंदरी मानी जाती थी। तो उनकी सुंदरता देख के ये इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने उनके लिए युद्ध लड़ लिया, मगर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो रानी पद्मावती थी, राणा रतन सिंह को इन्होंने छल से मार दिया, मगर जो पद्मावती थी उन्होंने जौहर अपना लिया। जौहर क्या होता है? जौहर ये होता है कि आग जलाते थे पहले, किसी बड़े से एरिया में आग जलाते थे, उसके बाद स्वयं उसमें प्रवेश कर लेते थे और जल जाते थे, इसे जौहर बोलते हैं। तो इसे पद्मावती जो थी प्राप्त नहीं हुई थी और युद्ध भी लड़ लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसके टाइम पीरियड में 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे और 6 बार इसने उसे विफल कर दिया था। इनकी मृत्यु 1316 में हो गई थी। इसके बाद मुबारक खिलजी बैठ गए थे। ये कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आ जाते थे, तो ऐसे ही थे ये। मुबारक खिलजी की हत्या इसके वजीर खुसरो खां ने कर दी 1320 में। इसके बाद ये समाप्त हो गया। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक ने कर दी और गाजी मलिक ने कर दी। उसके बाद गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक बोला जाता था। उसके बाद आया हमारा तुगलक वंश। सबसे कम कौन सा चला था? खिलजी वंश, मैंने बताया था। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित किया और दिल्ली के सिंहासन बैठा। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था और सर्वाधिक कुएं और नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की थी। इस नगर में रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे 56 कोट कहते थे। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। ये हो ही नहीं थी, ये प्री प्लान था। इन्होंने बनाया ही था ऐसा लकड़ी का महल कि वो गिर जाए। इन्होंने यहाँ विश्राम किया था, उसके बाद ये ऊपर गिर गया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली का जो सबसे शिक्षित और सबसे समझदार, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था,
मोहम्मद बिन तुगलक था, मगर इसे क्या उपाधि मिली थी? पागल बादशाह। इसका भी रीजन था क्यों मिली थी, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, इसने बहुत सारे नए काम किए। अब आप नए काम करेंगे तो उसके सफल और असफल होने के दोनों चांस रहेंगे। तो इसका लक या खराब कह सकते हैं आप, या कुछ भी कहें, इसने जितनी भी योजनाएं या कार्य किए थे वो सारे के सारे असफल रहे, इसलिए इसे पागल बादशाह किया जाना लगा। सबसे पहले तो इसने अपनी दिल्ली, जो देवगिरी थी, उससे राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से देवगिरी पहुंचा दिया और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। और फिर जब ये वहाँ शिफ्ट हो गए, सारे लोगों को वहाँ ले गए, उसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया, दिल्ली ले आए। मतलब क्या है ये, पहले आप दिल्ली से देवगिरी ले जा रहे हो, किसी तरह से वहाँ सेट हो पाए, फिर से दिल्ली भागो, परेशान हो गए लोग। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इन्होंने, ठीक है। और ये कि एकमात्र प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। इसके टाइम में एक फेमस यात्री आए थे, मोरक्को के थे, इब्न बतूता। पूछ लिया जाता है इब्न बतूता किस देश के थे, कब आए, 1333 में, और पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी, रहला, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, इब्न बतूता से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक जो थे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुसलमान शासक थे। इससे पहले जजिया कर लगता था, किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो मैंने बताया था 712 ईस्वी में सिंध पर उसने आक्रमण किया था। सिंध का राजा था दाहिर, तो उसने ही जजिया लगाया था, मगर ब्राह्मणों पर तब से अभी तक लगा ही नहीं था, इसने लगाया, ये पहला था। कौन कौन से नगर इसने स्थापित किए, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद, ऐसे 300 नगरों की स्थापना की थी इन्होंने। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसने 1200 बाग लगवाए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में आक्रमण किया और इसे समाप्ति कर दिया। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश में क्या हुआ, सैयद वंश का टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1414 से 1451 तक। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खान जो थे तैमूर लंग के सेनापति थे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था अलाउद्दीन आलम शाह था, और ये अपने तैमूर लंग के पुत्र को कर भेजते थे नियमित रूप से, ठीक है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खान ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। इसके बाद इंपॉर्टेंट वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या है, ये भी देखते हैं। देखिए, लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526। इसके बाद हमारे सारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। इसके बाद मुगल साम्राज्य चलता है, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ये अफगानी था प्रथम, ठीक है, याद रखेंगे। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान था सिकंदर लोधी, इसने आगरा नगर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आगरा की स्थापना किसने की और कब की, तो 1504 में सिकंदर लोधी या निजाम खान, जो भी ऑप्शन में आ जाए वो बोल सकते हैं, लगा सकते हैं आप। गुल्लुकी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला पहला शासक जो था सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, वह दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोधी ने गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। 21 अप्रैल 1526, डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखें, को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और ये युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था। इसको भी बुलाया गया था। बाबर को भारत में किसने बुलाया था, दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान।
देख सकते हैं आप, चाचा भतीजे के नहीं हो रहे, इन्होंने ही इसे मरवाया था। सोच रहे थे हमें मिल जाएगा साम्राज्य, मगर बाबर तो ये भी नहीं जीत पाए, कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे मारे गए। और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य कब तक चला? 1526 से 1530 तक। इसके बारे में हम कल देखेंगे डिटेल में। तब तक के लिए इतना ही रहते हैं, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, बाय।